हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों, ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये यूपी बोर्ड में 2018, 2016, 2015, 2013, 2011, 2009 में पूछा गया है। मतलब कि कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग ईयर में इसको पूछा गया है। तो इतनी बार पूछा गया है और आपके डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी होता है, नीट होता है, उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आप वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। बच्चों, इस वीडियो में हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, और अलग अलग स्थितियों में, जिसमें पहली स्थिति यह है कि दोनों प्लेटों के बीच में जब वायु भरा हो, मतलब कुछ ना रखा गया हो, केवल वायु भरा गया हो। अगली स्थिति यह होगी कि दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक चालक पदार्थ भरा गया हो तो क्या इसकी धारिता हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता हो जाएगी। इसको हमें डिफरेंट स्थितियों में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सबसे पहली स्थिति में ज्ञात करते हैं कि जब प्लेटों के बीच में केवल वायु भरा हो तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो आप बच्चों कहीं भी संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है तो ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। मतलब एक ही तरह से स्टेप पर सब में चलेंगे। कहीं भी किसी भी तरह का संधारित्र हो और उसकी धारिता ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और इसमें आवेश को ज्ञात करना है। आवेश के साथ उसके विभव को, मतलब कि वो जो भी मतलब कि संधारित्र है उस पे कितना विभव उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, उसका कितना विभव मान है, उस विभव को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पे आवेश कितना है और इसका विभव कितना है। बच्चों, ये दोनों प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब इस पे धन आवेश है, तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, ये सपोज कीजिए। और ये मतलब कि आपका नेगेटिव ये जो प्लेट है, तो ये जो ऋणावेशित जो प्लेट है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सपोज कीजिए कि माइनस सिग्मा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, A है। तो आप यहां से बहुत आसानी से यहां से Q निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू, वो क्या होता है, Q/A होता है, ठीक है। तो आप यहां से Q की वैल्यू अब क्या आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू A सिग्मा रख के, ठीक है। आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। और V की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। V कैसे निकल सकता है, चलिए उसको हम देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले अगर V निकालना है तो V निकालने के लिए हमें विभव प्रवणता वाला आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था कि विभव प्रवणता क्या होता है। कहीं पर भी अगर विभव को अगर डिस्टेंस से, दूरी से अगर डिवाइड किया जाता है तो ये क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। और ये इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आपको ये विभव प्रवणता बताया गया था कि -dV अपान क्या होता है, dr इक्वल्स टू वैद्युत क्षेत्र होता है। ये विभव प्रवणता पढ़ाया गया था, अब इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इसी को समझिए कि ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे स्तर पर, डी जब लग जाता है तो बहुत छोटे स्तर पर हो जाता है। और इसका केवल मैग्नीट्यूड हमें लेना है, तो हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और माइक्रोस्कोपिक बड़ा स्तर पर लिखेंगे तो ये डी हट जाएगा, डी अपान ये भी अपान क्या हो जाएगा, केवल और केवल ये डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी r के रूप में नहीं है, यहाँ दूरी किसके रूप में लिया गया है, d के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे r के स्थान पे d रख दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी जहां जहां भी हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है वहां वहां V/D को हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र माना जाएगा उसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0, E0 को मतलब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, मतलब इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, आपको
पहले चैप्टर में गाउस के नियम के अनुसार ये बताया गया था कि कोई दो समांतर प्लेट्स हैं, इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत अनंत लंबाई के कोई दो प्लेट्स हैं, तो और दोनों पर अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है और दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, जैसे देखिए ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा है, केवल एक प्लस में है एक क्या है माइनस में है, तो इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है ई नॉट, वो कितना हो जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसके साइड में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो केवल और केवल इन दोनों प्लेटों के बीच में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बाहर इसके दोनों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। वहां पे इसको काउंट करके निकाला गया था, जिसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे। आपको अगर समझना हो तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। एक मान लीजिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज एडिशन सिग्मा है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है माइनस सिग्मा है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है प्लस सिग्मा है। तो इसके वैसा अगर सपोज कीजिए किसी एक बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहीं पर निकालनी है, ये माइनस आवेश है इस पे और इस पे कैसे आवेश है प्लस आवेश है, तो इसके वजह से आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ होता है और विलंबवत बाहर की तरफ होता है, तो इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा यहाँ पे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी सेम डायरेक्शन में होगी, और दोनों इसकी वजह से जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन दिखा दिए तो माइनस साइन नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं भी ऐसे दो प्लेट लिए गए हैं, अगर इसकी जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका माइनस में है, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और बाहर अगर यहाँ पे देखें तो इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ और इसके वजह से इधर की तरफ, इसके वजह से भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वैसे ये इधर की तरफ जीरो हो जाएगा। तो अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इतना आपको समझा दिया गया, आप इसको समझ गए होंगे। हम चलिए डायरेक्ट यहां पे इसका क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना है ई नॉट है, और ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और आप देखिए बच्चों यहाँ सिग्मा की वैल्यू कितनी है, इस आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा Q अपान ये ए नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 आप समझ लीजिए, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं ये जो V बराबर होता है, V इक्वल टू क्या होता है ई नॉट, अगर यहां से अगर इसका यूज किया जाए V बराबर ये D उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू क्या हो जाता है D हो जाता है, ये V बराबर ई नॉट इंटू D, डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो ये जो वैद्युत विभव V होगा वो कितना हो जाएगा, ये V वैद्युत विभव है, V बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू यहां पर निकली हुई है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इंटू में डी है तो डी यहां पर रहने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप देखिए भी तो आपका क्या हो गया मिल गया, भी मिल गया, तो बहुत आसानी से आप लोग यहां पे इस धारिता को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V होता है, तो यहां से Q को Q रहने दीजिए क्योंकि इसमें Q आएगा कट जाएगा, और बट्टे में V की वैल्यू कितनी आई QD, Q
इंटू डी अपान कितना हो जाएगा, ये Q है, Q इंटू डी अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब चलिए देखिए, ये Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही किसी एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब उन प्लेटों के बीच में क्या रखा गया हो, कुछ नहीं रखा गया हो, केवल और केवल वायु रखा गया हो। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब हम बताते हैं कि ये जो संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन चीजों पे निर्भर करती है। चलिए आप पॉज करके लिख लिए होंगे। बच्चों ध्यान से देखिए कि इस फॉर्मूले में ये क्या आया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आया। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई वो C, अगर ये कांस्टेंट है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आई, A आई, और यही जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, D है। अब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है, ये जो धारिता है समानुपाती होता है। ये जो प्लेट का एरिया है, जितना बड़ा प्लेट होगा ना, जितना इस प्लेट की एरिया बड़ा होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटी का संधारित्र बनेगा, उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, धारिता होगा। ठीक है ना, एरिया बड़ा तो धारिता क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और दूरी बढ़ा देंगे, अगर दूरी को क्या कर दे, बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना इन प्लेटों को नजदीक रखेंगे, जितना आप एक दूसरे के पास रखेंगे उतना ही इनकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उतना इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि जो ये संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, वो जो दोनों प्लेट्स होते हैं उनके एरिया पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि दूरी बढ़ाने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और दूरी को घटाने से, दोनों के बीच की दूरी घटाने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि ये जो संधारित्र की धारिता, जो कल वाले वीडियो मैंने बताया था कि ये जो C होता है, C Q और V पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड किया है, ये C A और D पे डिपेंड कर रहा है। आपको कल बताया था कि ये जो संधारित्र की धारिता होती है वो आवेश तथा विभव पर डिपेंड नहीं करता, आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। ये केवल और केवल रूप, मतलब कि ये शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, इसके आकार और आकृति पर निर्भर करता है। आकार बड़ा है तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ये दोनों पास में है तो इसकी धारिता ज्यादा होगी, अगर दोनों प्लेट दूर है तो उसकी धारिता कम हो जाएगी। याद रखिएगा, यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगी, एरिया को घटा देंगे तो धारिता घट जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, दूरी को बढ़ा देंगे तो धारिता घट जाएगी, दूरी को घटा देंगे दोनों प्लेटों के बीच में तो धारिता बढ़ जाएगी। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आपने इसको देखा। अब हम पढ़ेंगे जब प्लेटों के बीच में कोई एक टी थिकनेस का, टी चौड़ाई का कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, तब इसकी धारिता कितनी हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा केस, और दूसरे केस में यह है कि जब प्लेटों के बीच कोई टी चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये टी चौड़ाई का ये एक पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, जिसको आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और ये परावैद्युत नियतांक या स्थिरांक क्या होता है। आपने इस परावैद्युत नियतांक की जो वैल्यू होती है E0/E होती है। ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और बटे में अगर इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ है, और इसके बाहर जो वैद्युत, इन खाली स्थानों में जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E0 है। इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और इसको परावैद्युत के अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र E कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है वो अधिक होता है किससे, इस E से अधिक होता है। आपको ये सारा बात समझाया गया है। तो ये K इक्वल टू क्या होता है, E0/E होता है। इस बात को आप समझे। तो जब टी चौड़ाई का कोई परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया हो, अब इसका कितना देखें, कितने इसकी धारिता हो जाएगी। इस धारिता को हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों कि ये जो E0 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले अभी पिछले वाले पहले वाले केस में देखा गया कि E0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने निकाला E0 इक्वल टू होती है σ/ε0। तो इसको तो σ/ε0 रख ही लीजिए। ठीक है ना। जब आपका
आपको इसका यूज करना होगा तो आप इसका यूज करेंगे तो ई नॉट, और इसी को आप लिखते हैं। अभी आपने देखा कि जो आपका ये सिग्मा होता है वो क्यू बाई ए होता है, तो अगर इसका यूज करें तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। आपको ये पहले से ही पता है। अब बच्चों आपको देखना है कि ये भी हमें लिखना है, वैद्युत विभव भी को लिखना है। तो अभी आपने यहां सीखा कि ये जो आपका v बाई डी इक्वल टू होता है ई नॉट, मतलब कि उसके बीच में केवल ये जो अभी दो प्लेट लिए गए थे, ये पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था, इसके बीच में कोई पदार्थ ही नहीं था। इसके पूरे हर जगह इसकी जो वैल्यू थी, ई की वैल्यू थी, ई नॉट थी। तो इसके बीच में जो विभव निकाला v इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी निकाला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो खाली स्थान है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई नॉट है, लेकिन ये जो पैरा वैद्युत के अंदर है इसमें जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। तो इसके अंदर विभव कुछ और इसके बाहर विभव कुछ और होगा। इसके बाहर विभव ई नॉट के तरीके से होगा, मतलब ई नॉट के फॉर्म में होगा। इसके अंदर जो वैद्युत विभव होगा वो ई के रूप में होगा। तो अब हम देखते हैं एक्चुअली जो ये भी होगा वो ई, वहां पे तो ई नॉट था तो ई नॉट हमने लिख लिया। एक्चुअली कहीं पर भी अगर ये वैद्युत क्षेत्र ई से इसको प्रदर्शित किया जाए तो v बाई डी जनरल जो फार्मूला होता है v बाई डी इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। तो v बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाता है फार्मूला। अब जहां जहां ई नॉट है वहां ई नॉट रख लीजिए, और जहां जहां आपका ई है वहां पे उसको ई रख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले भी को हमें लिखना है, तो आप देखिए जरा ध्यान से कि इसके अंदर ये जो आपका परावैद्युत है, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो टी है। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि इसके अंदर परावैद्युत के अंदर, मान लीजिए कि ये दूसरा, ये तो पहला है, पहला ये दूसरा भी डबल डैश मान लीजिए, यहाँ पे 20 सेकेंड अगर पूछा जाए तो इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और इसकी चौड़ाई है टी, तो ई इंटू टी लिख देंगे। और बचा कितना जगह, मान लीजिए कि ये टी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो डी है, तो अब बचा हुआ जगह कितना है, अब ये टी है और पूरा डी है, आपके पास 100 रुपया है, और मान लीजिए उसमें से आपने 30 रुपीज खर्च कर दिया तो कितना बचा, आप 100 माइनस 30 ना बचता है, जिसको 70 आप लिखते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे ये टी है और ये टोटल डी है, तो अब डिस्टेंस कितना बचा, इसके बीच में ये खाली स्थान कितना बचा, आप देखें कि डी माइनस टी बचा। और इतने डिस्टेंस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ई नॉट है। तो इस फॉर्मूले से आप देखेंगे ई नॉट लिखेंगे और बचा हुआ जगह कितना है, डी माइनस टी है, तो इस मल्टीप्लाई हो गया ई नॉट से, ये जो खाली स्थान है वो कितना है, डी माइनस टी है। प्लस में इसके अंदर ध्यान दीजिए, इसकी चौड़ाई कितनी है, टी है, और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। तो भी सेकेंड कितना हो जाएगा, ई इंटू टी हो जाएगा। तो ये ई इंटू टी, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, और आप इसका थिकनेस देख लीजिए, इसकी चौड़ाई देख लीजिए, टी है, तो ई इंटू टी हो गया। और बचा कितना, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी के जो ये खाली स्थान है, डी माइनस टी जो स्थान खाली है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ई नॉट है, तो हमने ई नॉट इंटू डी माइनस टी रख दिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ई नॉट को हम कॉमन कर लेंगे। ई नॉट को कॉमन किया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां तो ई नॉट है तो कॉमन हो जाएगा, यहां पे ई नॉट नहीं है, तो यहां पे ई नॉट बनाने के लिए हम क्या कर ले, यहां ई नॉट से ऊपर और नीचे हम क्या कर ले, गुणा कर लेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। केवल कॉमन कर लेने के लिए मैं यहां पे ये काम किया हूं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ई नॉट कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, डी माइनस टी, यहां तो ई नॉट कॉमन हो गया तो यहां पे बचा डी माइनस टी, और प्लस यहां पे कितना बचेगा, ई नॉट तो कॉमन हो गया है, यहां पे क्या बचेगा, ई बटे में, इस ई नॉट को इस ई के बटे में लेके चले आइए, ई बटे में ई नॉट और इनटू क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। अब आप इस बात को समझ लिए होंगे कि ई नॉट तो यहां से कॉमन, ऊपर वाला नीचे वाला ई नॉट इस ई के नीचे आ गया और टी को टी रहने दिया गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप जरा यहां समझिए कि ये जो आपका के है, के बराबर क्या है, ई नॉट बाई ई होता है। अब हमें
इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, E/E0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर इसको उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लिख ले रहे हैं E/E0, अगर इसको उलट दिया तो इसको भी तो उलटना पड़ेगा। 1/k हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 1/k इक्वल क्या हो जाएगा? E/E0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? आप 1/k लिख सकते हैं। तो v बराबर क्या हो गया है? E0। अब आप चाहें तो इस E0 के स्थान पे ये वैल्यू, E0 की वैल्यू यहाँ पे देखिए Q/ε0 a है ना, इसको भी रख लीजिए, काम इसका पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू लिख लीजिए, Q/ε0 a हो जाएगा और यहाँ पे d-t और E/E0 की वैल्यू 1/k, तो प्लस लिखेंगे t और 1/k लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? k आ जाएगा। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आप निकाल दिए कि अब ये जो टी थिकनेस का, टी चौड़ाई का अगर कोई परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर रख दिया गया है तो उसकी धारिता कितनी हो गई इस समांतर प्लेट संधारित्र की। अब आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे भी तो आपने निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए सेकंड। और आप जानते हैं, और संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। Q/V होता है कि नहीं होता है? तो अब इसी फॉर्मूले में इसी C को आपको निकालना है, तो Q को Q रहने दीजिए और बटे में V की वैल्यू जो आई यहाँ पे, इसको क्या कर दीजिए? आप पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ये संधारित्र की धारिता आप क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो C इक्वल्स टू, अब इस V की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो Q/ε0 a और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? d-t प्लस में t/k बचा। ठीक है, अब देखिए इस Q से ये Q क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब क्या बचा? देखिए ये ऊपर, ये Q से Q कटा तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ε0 a और बटे में क्या बचेगा? ये d-t प्लस t/k। तो यही हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई T थिकनेस का परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, तो ये हो जाता है। तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिए कि T थिकनेस का कोई परावैद्युत पदार्थ अगर इसके अंदर रख दिया जाए तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है? आप इसको लिख लें ऐसे पॉज करके। बच्चों आप इसको लिख चुके होंगे। अब इसमें भी एक और केस पढ़ना है कि ये T थिकनेस का ना, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए। ये जो पूरा ये परावैद्युत पदार्थ से इसको पूरा इस दोनों प्लेटों के बीच का जो स्थान है ना, पूरा उसको क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए आप लिख लिए होंगे, मैं सोच रहा हूं इसको मिटाना यहां से। तो ये थर्ड केस हो जाएगा जब प्लेटों के बीच का स्थान पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए। अगर इसको पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब आप बताइए कि जब इसको पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाएगा तब आप क्या लिख सकते हैं? इस T के स्थान पे क्या हो जाएगा? पूरा ये भर दिया जाएगा, ये यहां चला जाएगा पूरा इस तरह कंप्लीटली। इसको यहां से अब भर दिया गया इसमें, तो इसको कंप्लीटली जब हम इससे भर देंगे तो अब D बराबर T हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं T बराबर तब क्या हो जाएगा? D। तब हम T के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? जहां जहां T है वहां क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये समीकरण आपका 3 है तो आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्मूले में इसको रखा जाए तो C बराबर क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू ε0 a बटे में, अब T के स्थान पर D दिखना है तो D तो रहेगा ही, माइनस T के स्थान पे क्या रख दो? T के स्थान पर D रख दो तो D हो जाएगा, और प्लस T के स्थान पर D रखना है तो D/K हो जाएगा। तो अब इस D से ये D क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो अब यहां से अगर आप रखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? C इक्वल्स यहाँ पे क्या बचा?
एप्सिलॉन नॉट ए और बटे में डी बाई के। तो अब यहां से ए के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के ए बटे में क्या हो जाएगा, डी। तो अगर इसको कंप्लीटली इस परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए जिसका परावैद्युत स्थिरांक क्या है, के है, तब इसका जो धारिता हो जाएगा इस समांतर पृष्ठ संधारित्र का वो कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लें। जब ये कंप्लीटली पूरा संपूर्ण रूप से इसको क्या कर दिया जाए, इस परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। कोई भी एक केस आपसे पूछ सकता है, ये डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है, पहला वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये भी जिसमें टी थिकनेस का रखा गया है, ये भी कई बार पूछा गया है, पहले वाला ज्यादा बार पूछा गया है। तो आप सारे केसेस को थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। तो चलिए आपने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो अगला पॉइंट जो थर्ड केस है वो बताने से पहले कि इसके अंदर अगर चालक रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत धारिता कितनी हो जाती है, उसको बताने से पहले थोड़ा सा उन केसेस को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, इसी दूसरे केस में ही एक और केस हम देखेंगे, इस दूसरे और तीसरे केस में ही एक और केस देखेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों ये कहा जाए कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली आवेशित प्लेट है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेट्स रखे जाए, बहुत सारे ऐसे प्लेट्स रख दिए जाए, बहुत सारे ऐसे पदार्थ रख दिए जाए जिनका मतलब कि ये मान लीजिए कि इसका परावैद्युत नियतांक K1 है, एक ऐसे ही यहां पर रख दिया जाए इसका परावैद्युतांक क्या है, K2 है। वैसे ही एक तीसरा भी रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है, K3 है, K1 K2 K3। और सपोज कीजिए कि इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है और इसका T3 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, ठीक है। तब आप बताइए कि इस केस में अब आपसे पूछ दिया जाए, अब एक नहीं, एक टी थिकनेस का नहीं, अब इसमें बहुत सारे, अभी तो 3 ही रखा, जितने सारे इसमें रखना है उतना रख लीजिए, और उसके बाद से अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले का यूज होगा। इस केस में अगर 3 अलग अलग थिकनेस के रख दिए गया है तो इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, जब ऐसा केस आपको दिया जाए तो कितना हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट और ए तो रहेगा ही, नीचे डी भी रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा, माइनस में। अब जहां टी है वहां पे ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा जाएगा, ये जो T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख दिया जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए आप जो प्रोसेस स्टार्टिंग में किए ना, पहले भी निकाले, वैसे भी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, काटेंगे, तो फिर उतना करने में बहुत लंबा हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली यही जो रिजल्ट आएगा यही आएगा ही, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके चाहे जहां कहीं भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा, T बाई K है ना, तो यहाँ T1 K1 है, तो यहां पे लिख लेंगे T1 बाई K1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यहाँ T है तो जहां T है वहां पर जितने भी, अब ये 10 दिया गया हो, 20 दिया गया है, अगर n दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn लिख लेंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे डॉट 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 n लिख देंगे आप। तो कोई दिक्कत, आप इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपने देखा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, पहले ये फिगर बना लीजिए और फिगर के बाद इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ये K1 K2 और K3 जो परावैद्युत स्थिरांक है इससे कंप्लीटली फिल हो जाए। अभी आपने इसके पहले देखा तो ये कंप्लीटली फिल नहीं था, यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति थी। आप देखिए कि यहाँ पे एक प्लेट था, यहाँ पे एक परावैद्युत था, ये दूसरा था, ये ऐसा बीच में गैपिंग थे, अभी आपने देखा, तब फॉर्मूला आपने ये लिखा। लेकिन अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से आप इसको देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। और ये पहला मतलब इस तीसरे केस में आप देख सकते हैं, दूसरे और तीसरे केस से ये ए और बी स्थितियां बनी, और इसमें जो आप ये
धारिता निकलेगा वो कितना हो जाएगा। यहां से अगर इसको लिखा जाए तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और बटे में यहाँ पे अगर ये केवल के परावैद्युत कांस्टेंट था के, और इसका थिकनेस कितना था, टी था या डी था, तो आपने यहां पर लिखा डी बाई के लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे टी को ही डी लिखा गया था, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका इस फार्मूले का यूज करें तो एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे टी को ही डी लिखा गया है, तो यहाँ पे टी बाई को आप क्या लिख सकते हैं, टी बाई के लिख सकते हैं। ये भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी बराबर डी हो गया है। तो अगर इस फार्मूले का यूज करें तो इस यहाँ पे क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, T1 बाई K1, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, प्लस T2 बाई K2, कंप्लीटली फील्ड होता, पूरा संपूर्ण रूप से फील्ड होता, यहाँ पे T3 बाई K3। तो आपका एक दूसरा फॉर्मूला बनता है कि जब ये K1 परावैद्युत स्थिरांक, K2 परावैद्युत स्थिरांक, K3 परावैद्युत स्थिरांक वाले तीन अलग अलग परावैद्युत से ये अगर प्लेट्स के बीच का जो पूरा गैपिंग है कंप्लीटली फिल कर दिया जाए तो इसका जो धारिता हो जाता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 हो जाता है। तो आपने इन स्थितियों को देखा, और एक लास्ट स्थिति बचती है, अब उसको थोड़ा हम देख लेते हैं बच्चों। अब लास्ट स्थिति क्या बचती है कि जब प्लेटों के बीच में टी चौड़ाई का परावैद्युत ना भरा हो, कोई कंडक्टर भरा हो, कोई चालक भरा हो। तो चलिए उसके लिए हम देख लेते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि ये जो समानांतर प्लेट संधारित्र है, अब इसके अंदर कोई टी थिकनेस का कोई चालक भरा हो, तो इस केस में ये आपका जो संधारित्र की धारिता होती है वो कितनी हो जाती है, वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा बच्चों। आप जानते हैं कि कोई चालक है तो चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और बाहर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E0 है। आपको पहले से ही पता है, E0 इसको लिखा जा रहा है, ठीक है ना, बाहर E0 है और इसके अंदर कितना हो गया, 0 हो गया। तब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो आपका परावैद्युत कांस्टेंट K की वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए कहा दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला होता है, E0 बटे में E होता है, तो E0 तो है और बटे में E की वैल्यू कितनी है, 0। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। मतलब इस केस में K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बच्चों सब चीज तो वही है, इसकी चौड़ाई कितनी है, T है, आप इसकी चौड़ाई देखिए T है, और इन दोनों के बीच, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। तो सारा चीज तो वही फार्मूला लगेगा, बस यहां पे K के स्थान पे इन प्लेटों का एरिया A, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, और ये जो खाली स्थान है उसका जो आप ये वैद्युतशीलता होगा वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। सब चीज तो एक ही है, केवल एक चीज में बदलाव हो रहा है, K बराबर क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो जब ये केस आए कि जब प्लेटों के बीच में कोई T चौड़ाई का चालक भरा हो, तो इस केस में K इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। K बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और तब हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ये कौन सा समीकरण बना था, 3। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, K की वैल्यू उसमें क्या रख दो, इनफाइनाइट रख दो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या हो जाएगा, D माइनस T प्लस T बाई K की वैल्यू इनफाइनाइट। तो अगर किसी भी चीज में मान लो कि अगर ये अक्स है, अगर इसको इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो वो 0 हो जाता है। किसी भी संख्या को अगर इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो C बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि ये D माइनस T हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब प्लेटों के बीच में T थिकनेस का कोई चालक भरा हो तो फॉर्मूला किस तरह से बदल जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं कि वैद्युत धारिता हो जाएगी, समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हो जाएगी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अब इसको कंप्लीटली अगर इसको चालक से भर दिया जाए तब इसकी वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो बच्चों आप जरा समझिए कि अगर कोई ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एक प्लेट हो और एक नेगेटिव चार्ज वाला कोई प्लेट हो, बच्चों केवल इसको एक समान
चालक तार से जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले आएंगे और सब पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा बच्चों। तो ये केवल तार को जोड़ देने से, चालक तार को जोड़ने से ऐसा होगा। तो अगर पूरे चालक को इसमें भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे चार्जेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। इसलिए किसी चालक मटेरियल से कंप्लीटली हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र को किसी चालक मटेरियल से हम कंप्लीटली फील्ड नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली उसको भर नहीं सकते हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम संपूर्ण रूप से इस चालक मटेरियल से भर नहीं सकते हैं, तब उसका कोई क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन कोई हमारे काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, कोई भी उसमें हम चार्ज स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब आपने ये देखा। और इसमें एक केस और बनता है इसी के साथ, कि अगर ऐसे ही मान लीजिए कि ये आप समांतर प्लेट संधारित्र लिए हैं और जिस तरह से बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ लिए थे, ये T1 T2 T3 थिकनेस के, तो अगर मान लीजिए कि यहां पे आप इसको, ये बहुत सारे चालक ले लीजिए जिसका थिकनेस कितना है, T1 है, इसका कितना है, T2 है, कंप्लीटली तो हम फिल नहीं कर सकते हैं, इसका कितना है, T3 है। तो अगर इसकी चौड़ाई T1, इसकी T2 और इसकी क्या है, T3 है, तब अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो इसका कैपेसिटेंस इस वाले केस में कितना हो जाएगा, तो C बराबर उसी तरह से अगर लिखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, अगर अलग अलग थिकनेस के बहुत सारे इसमें अगर चालक लिए जाए तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब यहाँ पे जुड़ जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट D माइनस, अब यहाँ पे कोई ये T के स्थान पे सबको केवल क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। अगर ये सब एक मिक्स नहीं है, अलग अलग है, मतलब कि पीसेस के रूप में है, तब आपका सही इस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, जिसमें अलग अलग चालक रखे गए हों पीसेस के रूप में, जिसका थिकनेस, जिसकी चौड़ाई T1 T2 T3 हो, तो आप इसका जो धारिता का फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, तो वो ऊपर रहेगा ही, नीचे ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है तो D रहेगा ही, लेकिन जो ये T है अब केवल T के रूप में नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म में टूट गए हैं, इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम धारिता को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों अगर इस वीडियो में आप देखे होंगे तो इतने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बताए गए और बहुत आसान तरीके से बताया गया है। अगर आप इसको फोकस होकर देखे होंगे तो श्योर ही आप सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन और सारे फॉर्मूले आप अपने आप से ही क्या कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।